प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज बिल के माध्यम से अब महिला और पुरुष दोनों की ही आयु बराबर कर दी गई है ताकि उन्हें न्यूट्रिशन वैल्यू बेहतर मिल सके, हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट ज़्यादा हो, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम किया जा सके और एक बेहतर एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके। क्या सिर्फ आयु बढ़ा देने से ये सब चीज़ें हो पाएंगी? इस पे आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा। और दूसरा, इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या कहती है। कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। लैंसेट अपनी रिसर्च में महिलाओं पे बात करके ये बताती है कि कैसे महिलाओं की स्थिति कई फैक्टर्स पे जोर दिया जाकर ही बेहतर बनाई जा सकती है। उस पे एजुकेशन के साथ साथ उनकी हेल्थ कंडीशन, लिविंग कंडीशन, उनकी माइग्रेशन कंडीशन और भी कई तरह के फैक्टर्स पे बात करती है। इस रिसर्च में सबसे ज़रूरी सोशो इकोनॉमिक कॉज और महिला का गरीब होना बताया जाता है। हालांकि लेट प्रेगनेंसी को भी यहाँ जोर दिया गया है, लेकिन वो सबसे वीकेस्ट लिंक के तौर पर देखा गया है। महिलाओं की इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आंगनवाड़ी से लेकर मिड डे मील तक पे जोर देने की बात करती है ये स्टडी। मैरी जॉन अपनी रिसर्च में बताती हैं कि 45% महिलाओं की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले हो रही है। वो महिलाएं हैं जो गरीब परिवार से आती हैं, जबकि 10% महिलाओं की शादी वो महिलाएं हैं जो संपन्न परिवार से आती हैं। यानी कि महिलाओं की आयु बढ़ा देने से कुछ नहीं होता है, उनकी गरीबी दूर करने से इस समस्या से निपटा जा सकता है। दूसरी तरफ मैरी जॉन महिलाओं की हेल्थ कंडीशन के बारे में बात करती हैं कि जिन महिलाओं की शादी 21 के बाद होती है उन महिलाओं की भी हेल्थ कंडीशन बेहतर है। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी शादी लेट हुई है या देर से हुई है, इसका मतलब है वो शुरू से ही वेल ऑफ परिवारों से आ रही हैं, संपन्न परिवारों से आ रही हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी गरीब की जब शादी होती है, अगर उसमें हेल्थ कंडीशन ख़राब है शुरू से, तो शादी के बाद भी यानी कि 21 के बाद भी अगर उसकी शादी हुई है या नहीं हुई है तो वो इस दौरान भी उसकी हेल्थ ख़राब ही है, उसकी हेल्थ बेहतर नहीं हुई है। उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी शादी की उम्र से ताल्लुक़ नहीं रखती, उसकी परिवार की वेल ऑफ या उसकी माली हालत से ताल्लुक़ रखती है। अगर वो वेल ऑफ है, अगर वो संपन्न परिवार से है, तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बेहतर पाई गई है, ना कि एज बढ़ाने से शादी की। और ऐसा ही कुछ नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे में भी देखा गया, जब एनीमिया सबसे ज़्यादा मौतों का कारण बनता है महिलाओं की, और ये 25 वर्ष की आयु के बाद भी नहीं बदलता है। लॉ कमीशन तो महिला और पुरुष दोनों की आयु शादी की 18 करने की बात करता है, जबकि हम 21 करने की बात कर रहे हैं। 18 वर्ष की आयु पे हमें ये समझ लिया जाता है कि हम एक मैच्योर हो चुके हैं और अब हम एक बेहतर प्राइम मिनिस्टर चुन सकते हैं, चीफ मिनिस्टर चुन सकते हैं, लेकिन हम अपना पार्टनर नहीं चुन सकते हैं। इसे ही इंदिरा जयसिंह, सुप्रीम कोर्ट की वकील, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पर सवाल करके बात करती हैं। पोक्सो एक्ट के तहत भी अगर किसी बच्चे के विरुद्ध कुछ गलत होता है तो भी 18 वर्ष की आयु मानी गई है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत भी अगर किसी बच्चे ने कुछ गलत किया है तब भी उसकी आयु 18 वर्ष मानी गई है। मेजॉरिटी एक्ट के तहत भी 18 वर्ष की आयु मानी गई है। निश्चित रूप से ये कई पर्सनल लॉस को ओवरराइड करता है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या स्पेशल मैरिज एक्ट हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोर्ट में डिसमिस हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 2017 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये बात साफ हो गई कि अगर एक्ट के तहत और पर्सनल लॉस के एक्ट के तहत अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तब एक्ट को ही तरजीह दी जाएगी। तो ये लीगली वैलिड है। यहाँ पे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक 23% से ज़्यादा महिलाएं 18 वर्ष से पहले ही विवाह कर पा रही हैं और एक्ट 2006 के अनुसार उन्हें रोक पाने में समर्थ नहीं हुआ है। अब आपने इस 18 साल की आयु को बढ़ा के 21 वर्ष कर दिया गया है। इसका मतलब ये दायरा अब और बढ़ने वाला है। मैरी जॉन तो यहाँ तक कहती हैं कि 56% महिलाएं 18 से 21 वर्ष तक की जो शादी कर रही हैं वो 75% गरीब महिलाएं हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर भी गरीबी ही प्रमुख कारण है इस 21 वर्ष तक की शादी का। पार्टनर्स फॉर लॉ एंड डेवलपमेंट अपनी रिसर्च में तो यहाँ तक कहता है कि पीसीएम में अधिकतर उन महिलाओं के खिलाफ इस्तेमाल किया गया जो महिलाएं अपने परिवारों के विरुद्ध शादी कर पा रही थीं, यानी कि फेक धाराएं लगाई गई परिवारों ने अपने ही महिलाओं के खिलाफ। मिसेस जेटली ने द हिंदू में अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा इस बिल पे कि सिर्फ एक राय, एक रिकमेंडेशन मान लेने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कई बातों पे यहाँ जोर भी दिया, जैसे पितरात्मक सोच के खिलाफ
कैंपेन चलाना, एजुकेशन को बेहतर बनाना, कहाँ से स्कूल से लेके घर तक के बीच का ट्रांसपोर्टेशन सेफ और सही होना चाहिए। सिर्फ टॉयलेट होने से कुछ नहीं होगा, उस टॉयलेट की हालत भी बेहतर होनी चाहिए। सैनिटरी नैपकिन को प्रोवाइड कराना चाहिए। सेक्स एजुकेशन को लाने की बात की। आज आप इस माहौल में इस एजुकेशन के बारे में बात कर सकते हैं, ये आपको सोचना होगा। वोकेशनल ट्रेनिंग पे जोर देती हैं, इक्वल वेजेस पे बात करती हैं, सेफ वर्क प्लेस पे बात होती है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे बात होती है, लिविंग कंडीशन कैसे बढ़ती जा रही है जिससे माइग्रेशन हो रहा है, जो अंत में कारण बनता है किसी महिला का, किसी लड़की का जल्दी शादी करने में। इसीलिए मिसेस जेटली बोलती हैं कि सिर्फ ट्रैफिक रूल्स बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप लाइटें और सड़कें ठीक नहीं करेंगे। काफी समय से बीजेपी के अंदर भी और बाहर भी एक जनसंख्या नियंत्रण के बिल की लाने की बात होती है, लेकिन हाल ही में नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 5 के अकॉर्डिंग जनसंख्या या तो स्टेबल हो गई है या अब कम होने की कगार पे आ गई है। लेकिन अपने वोटर को संतुष्ट करने के लिए भी कुछ ना कुछ करना जरूरी है, तो ये बिल उसकी भरपाई करते हुए नजर आता है। बिना महिलाओं के कोई भी चुनाव पूरा नहीं होता है, इसीलिए जब आप चुनाव में जाते हैं तो आपको महिलाओं के मुद्दे के लिए भी बात करनी पड़ती है और आपने क्या किया है उस स्थिति से निपटने के लिए ये बिल एक बेहतरीन साबित होता है। लेकिन एक रिकमेंडेशन आप लागू करते हैं उनकी एज बढ़ा के, जिससे ना बजट पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है और ना ही कोई लीगल अड़चन, कानूनन अड़चन उस पर लगती है। और जो पार्टियां इस बिल का विरोध करेंगी उन्हें एंटी विमेन पार्टी के नाम से भी दर्शाया जाएगा। कुल मिला के एक तीर से कई निशाने होते हुए यहाँ दिखते हैं। लेकिन आप चीज़ों को समझते रहिए और इश्यूज पर नज़र बनाए रखिए। जय हिंद।